हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू तोमर क्लासेस। तोमर क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा फिजिक्स में चैप्टर चला था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसमें मैंने बताया था आपको फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या था? अ पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, पुल क्या होता है, पुश क्या होता है, उसके मैंने एग्जाम्पल दिए थे। आपको बताया था आगे से ऐसी गलती कभी ना हो कि कहीं डोर पे लिखा हो पुल तो आप पुश करो, पुश लिखा हो तो पुल करो। ठीक है, एक रिकैप करते हैं। पुल क्या है? अवे फ्रॉम बॉडी इज पुल। पुश क्या है? सॉरी, पुल क्या है? टुवर्ड्स योर बॉडी। और पुश क्या है? अवे फ्रॉम बॉडी। ठीक है, ये था फोर्सेस। आज हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्सेस मेनली कितने टाइप के होते हैं? मेनली फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। मेनली फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। Which one? Number one, balanced forces. Number two, unbalanced forces. Number one, balanced forces. Number two, unbalanced. Unbalanced forces. ठीक है, हम वन बाई वन दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे, दोनों के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, दोनों के इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हम डेली लाइफ में भी बैलेंस फोर्सेस भी देखते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस भी देखते हैं। बस हम डेफिनेशन पढ़ेंगे आज उनकी। अब आगे से आप देखोगे, कहीं भी फोर्स देखोगे, फोर्स के इफेक्ट देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा बैलेंस्ड फोर्स है या अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, फर्स्ट शुरू करते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इजी डेफिनेशन, कुछ नहीं। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी is zero, it is called balanced forces. If the resultant of forces acting on a body is zero, मतलब क्या हुआ? कोई भी बॉडी है, अगर उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, अगर उनका रिजल्टेंट यानी कि टोटल उनका जो प्रभाव पड़ेगा उस बॉडी पर, जो इफेक्ट पड़ेगा, वो जीरो है। रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। अब आप इसको एक एग्जांपल से देखोगे तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सपोज करिए ये एक ग्राउंड है, इस पे एक हैवी बॉक्स रखा है। ओके, आप यहां से इसको पुश करते हो। पुश मीन्स फोर्स लगा रहे हो। ओके, तो क्या होता है? क्लास 8 में भी था ये चैप्टर फोर्स का, तो मैंने अब आपको बताया था, जब कोई भी चीज, किसी भी चीज को मूव कराते हैं तो मूविंग डायरेक्शन के, बॉडी के मूवमेंट के डायरेक्शन जो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम बॉडी को इधर से पुश कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये कहां से लगता है? एयर से। इस सरफेस पे जो एयर का प्रेशर आएगा, इधर मूव कर रही है, एयर की एक वॉल बनी हुई है हमारे चारों तरफ, ये इधर मूव करे तो एयर की वॉल है जो इस पर प्रेशर लगाएगी, वो भी फ्रिक्शन का काम करेगा। और कहां काम करेगा? कॉन्टैक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, इस ग्राउंड से जो इसकी सरफेस कांटेक्ट है, इस
ये भी मेन काम ये करेगा फ्रिक्शन का, ठीक है। तो अगर हम बॉक्स को इधर पुश करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दो फोर्स ये हो गए। एक फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ जिस फोर्स के साथ किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर पुल करती है, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। करेक्ट वर्ड है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है हमेशा। अर्थ की जिधर अर्थ होगी उस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, ठीक है। एक और फोर्स काम करता है इस पे, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, ठीक है। अभी इस चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे ग्राउंड क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है यार? ग्राउंड कैसे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है? ग्राउंड भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। हम देखते हैं जब हम जमीन पर चलते हैं तो हमारा जो पैर होता है वो फोर्स लगाता है ग्राउंड को पीछे, तो एक रिजल्टेंट फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है। अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो ग्राउंड हमारे पैर की तरफ लग रहा है, इससे हमारा मूवमेंट होता है आगे की ओर। इसको इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे। तो एक फोर्स लगता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। तो इस पर टोटल कितने फोर्स काम कर रहे हैं? फोर्स ऑफ पुश, जो पुश किए कर रहे हैं उसको इधर से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा है पुश के, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है, और फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड जो ऊपर की तरफ लगता है। अब क्या कहते हैं डेफिनेशन? इफ द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो जीरो कैसे होगा? सपोज करिए एक क्वांटिटी जो आप पुश में यूज कर रहे हैं फोर्स की, सेम फ्रिक्शन की भी क्वांटिटी है, ठीक है। तो बॉक्स आपका फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, और चूंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा तो इस डायरेक्शन में तो मूव करेगी, इसको अपोज करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है? मूवमेंट पैदा नहीं करता, जो उसका मोशन है, जो उसका मूवमेंट है उसको अपोज करता है, ठीक है। आपने यहां से इस बॉक्स पे पुश किया, इस बॉक्स को पुश किया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल अमाउंट में इधर लग रहा है। इट मींस कि ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पुश इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैंसिल आउट हो गया, बराबर हो गए, यानी कि दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो गया। रिजल्टेंट क्या? टोटल रिजल्ट क्या निकला हमारा? कुछ नहीं निकला, नहीं, क्योंकि बॉक्स तो मूव ही नहीं हुआ। अब बॉक्स ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बॉक्स पे, उतने ही अमाउंट का जो ग्राउंड है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अपवर्ड डायरेक्शन में। इट मींस इस बॉक्स पे जो टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स है वो है जीरो, जिसकी वजह से ये अपना स्टेशनरी स्टेट में है। अगर इस पे कोई फोर्स अनइक्वल अमाउंट में होते, सपोज करिए आपका पुश ज्यादा होता, पुश का फोर्स इन कंपैरिजन टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये मूव कर जाता। बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू पुश का फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द बॉक्स। तो ये बॉक्स मूव नहीं करेगा, स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा। अब इस बैलेंस्ड फोर्सेस जब एक्ट करते हैं तो ऐसा सी प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ऐसा इमेजिन होता है कि कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, कोई भी फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, जीरो फोर्स है। और एक्चुअल में होता भी जीरो फोर्स है, बट इट सीम्स दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉक्स। क्लियर? तो हमें ऐसा लग रहा है बॉक्स पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये एक बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। इसके अलावा क्या? टग ऑफ वार, टग ऑफ वार मतलब रस्सा कशी, रस्सी खींचते ना, आपने देखा होगा, देखा ये रस्सी है, कुछ लोग यहां लगे, कुछ लोग इस एंड पे लगे, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। सेम पर्सन इधर से खींच रहे, कुछ पर्सन इधर से खींच रहे। अगर दोनों तरफ का फोर्स का मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी इक्वल है तो ये
रस्सी का मिड पॉइंट यहीं रहेगा, ना उधर को मूव करेगा ना इधर को मूव करेगा, और ये कौन सी पोजीशन होगी, बैलेंस्ड फोर्स की पोजीशन होगी। ठीक है, अगर दोनों साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है तो एक कोई भी मूवमेंट पैदा नहीं कर पाएगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा इस रस्सी में। सेकंड एग्जांपल क्या है, आप ट्रेवलिंग में जाते हैं, आप सूटकेस या ब्रीफ केस उसको जो भी बोलते हैं उसको उठाते हैं हाथ से और चलते हैं, तो जब उसको हाथ से हैंग करते हैं तो वो ना आगे जाता है ना पीछे जाता है ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, इस टाइप की पोजीशन होती है। ये सपोज करिए बैग है आपका, इसको आपने यहाँ हैंग कर रखा है अपने हाथ से। ठीक है, जब आप चल रहे हो तो इधर से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ नहीं है, सॉरी, ना तो इस पर फोर्स इधर लग रहा है ना इधर लग रहा है, ये तो हो गया आपका जीरो। अब क्योंकि आपने अपने हाथ से पकड़ रखा है इसको, तो आपका फोर्स क्या कर रहा है, इसको ऊपर उठा रहा है, बट एट द सेम टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस पर नीचे की तरफ काम कर रहा है। इट मींस ना तो इस समय ऊपर जा रहा है ना ही नीचे गिर रहा है, तो इट मींस इस पे जो फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स, टोटल रिजल्टेंट फोर्स इसका जीरो है। तो इस पोजीशन में क्या होता है, बैलेंस फोर्स में क्या होता है, in balanced force it seems that no force is acting on the body। ठीक है, इस फोर्स में क्या होता है, अगर बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में है तो स्टेशनरी पोजीशन में रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। जो बैलेंस्ड फोर्स है ना तो किसी बॉडी को स्टॉप कर सकता है ना किसी स्टेशनरी बॉडी में मोशन क्रिएट कर सकता है। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? चलो मैंने भी क्या बताया, इफ अ नंबर ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस act on a body, act on a stationary body, then the body remains in its stationary position। If a number of balanced forces act on a stationary body, then the body remains in its stationary position। अगर कई सारे बैलेंस्ड फोर्सेस, इसको ध्यान दीजिएगा, बैलेंस्ड फोर्सेस या कई सारे अगर बैलेंस्ड फोर्सेस किसी स्टेशनरी बॉडी पर लग रहे हैं तो वो बॉडी अपनी स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगी। एंड सेम ट्रू फॉर द बॉडी इज व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है, इफ अ नंबर of balanced forces act on a body in uniform motion, then the body remains in uniform motion। क्लियर? अगर कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में, उस पर नंबर ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो वो बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में रहेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में और उस पर नंबर ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। वो उसके जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर सकता फोर्स, but balanced forces cannot stop a body
in balanced forces cannot stop a body when it is in uniform motion. And cannot move a body when it is in stationary position. Balanced forces cannot stop a body when it is in uniform motion. अगर यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी है तो उसको स्टॉप नहीं कर सकता. एंड कैन नॉट मूव अ बॉडी व्हेन इट इज इन स्टेशनरी पोजीशन. अगर कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में तो उसको मूव भी नहीं कर सकता. बट बैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज द shape oblique size of a body. How? क्वेश्चन आता हाउ, कैसे. अब आप देखिए कोई बैलून लेते हो, आप उसको दबाते हो. इट मीन्स जब बैलून लेके उसको फुला दिया, बैलून को उसमें हवा फिल कर दी, उसको जब प्रेस करोगे दोनों हाथ से तो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्सेस क्या हुआ उस पर जीरो. कैसे हुआ? उसमें फोर ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड या एटमॉस्फेयर इज जीरो. वो आपके हाथ के बीच में रहेगा, ना वो ऊपर मूव करेगा ना नीचे जाएगा. ओके, देन व्हेन यू पुश फ्रॉम बोथ साइड्स बाय योर हैंड्स, देन प्रेशर इज इक्वल फ्रॉम बोथ साइड्स. तो वो ना इधर पुश करेगा ना इधर मूव करेगा, वो ना इधर मूव करेगा. बट क्या होगा? उसका शेप, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसका साइज चेंज हो जाएगा. वो पहले ऐसे था, फिर फ्लैट हो जाएगा. ठीक है. सेकंड एग्जांपल क्या है? जब आप घर में आपकी सिस्टर या मदर, घर में कोई भी जब रोटी बनाता है तो जब आटे को बनाते हैं उसके बाद आटे की लोई बनाते हैं, और उस आटे की लोई क्या होती है? गोल होती है, राउंड शेप में होती है. बट जब उसको बेलन से हम चलाते हैं विद द हेल्प ऑफ बेलन, उसको प्रेस करते हैं तो वो सर्कल के फॉर्म में आती है. उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो रहा. क्यों रहा? क्योंकि हमने उसको चकले के ऊपर डाला, उसको दबाया तो वो ना नीचे गई ना ऊपर गई, ना इधर मूव करा ना इधर मूव करा. बट आपके जो प्रेशर था, जो उस पर रिजल्टेंट फोर्स था, वो जीरो रहा. पर आपके जो प्रेशर था, जो फोर्स था, बैलेंस्ड फोर्स था, उसकी वजह से उसकी शेप चेंज हो गई, उसका साइज चेंज हो गया. तो बैलेंस्ड फोर्स मोशन नहीं कर सकता, किसी भी स्टेशनरी मूवमेंट नहीं कर सकता किसी भी स्टेशनरी बॉडी में, और किसी भी मूवमेंट कर रही बॉडी को स्टेशनरी पोजीशन में नहीं ला सकता, स्टॉप नहीं कर सकता. बट इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी. क्लियर? वो अपनी वो बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर सकता है. क्या? बैलेंस्ड फोर्सेस. क्लियर? चलो आगे. अब ये था बैलेंस्ड फोर्सेस. अब आते हैं सेकंड टाइप का, अनबैलेंस्ड फोर्सेस. क्लियर? अनबैलेंस्ड when the resultant of all the forces acting on a body is not zero, it is called unbalanced forces. When
the resultant of all the forces acting on a body is not zero is called unbalanced forces. अब देखिए, आपको नाम से इनके जो नेम है, इनके टाइप्स है, उसी से क्लियर है। बैलेंस्ड फोर्सेस मतलब सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ बराबर है। अनबैलेंस मतलब बराबर कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे है। इसलिए अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, इट इज जस्ट अपोजिट टू बैलेंस्ड फोर्सेस। एग्जांपल देखते हैं। सेम कोई ग्राउंड है, इस बार हमने बॉक्स को व्हील्स पे लगा दिया, ठीक है, व्हील्स पे खड़ा कर दिया हमने उस बॉक्स को। बॉक्स यहां से हम पुश कर रहे हैं, यहां से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, ये क्या लग रहा है बॉक्स पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। ठीक है, बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द बॉक्स। अब इसमें इस एग्जांपल में पहले एग्जांपल के मुकाबले पे इन कंपैरिजन टू फर्स्ट एग्जांपल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा? बताइए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस एग्जांपल में रिड्यूस होगा। क्यों? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप एक चीज अच्छी तरह समझ ले, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, जितना एरिया कांटेक्ट, या आप दोबारा सुनिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट एरिया। इस पहले वाले एग्जांपल में पूरा बॉक्स टच था ग्राउंड से, यानी कि पूरा बॉक्स का एरिया उसके कांटेक्ट में था ग्राउंड के, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां ज्यादा था। अब हमने इस पे टायर्स लगा दिए, इस पे व्हील्स लगा दिए इस बॉक्स में, तो जो बॉक्स का एरिया है ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में वो बहुत कम हो गया। इट मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मच लेसर देन इन कंपैरिजन टू फर्स्ट एग्जांपल। तो इसमें हम जब पुश करते हैं तो हमारा जो पुश का फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है, और बॉडी या बॉक्स फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? पुश की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उस डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। इट मींस इस डायरेक्शन में बॉक्स हमारा मूव करता है। ठीक है, इट मींस क्या हुआ? जो हम पुश का फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत ज्यादा है किसके मुकाबले? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के मुकाबले। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ये हमारा सेम रहता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हमारा बॉक्स ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, बट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि फोर्स ऑफ पुश इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल था। ये दो तो बैलेंस है, बट ये दो फोर्स अनबैलेंस्ड है, ये कम है, ये ज्यादा है। तो इट मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसमें क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ पुश। तो ये हमारा मूवमेंट हो जाती है। दूसरा एग्जांपल क्या है? जब हम रस्सी खींच वाला जो गेम था, एक साइड में एक टीम होती है, एक साइड में एक टीम होती है, दोनों पुश, दोनों अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं, रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तो अगर एक टीम उस रस्सी को छोड़ दे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा? अब देखिए, ये रस्सी है, ये मिड पॉइंट है, ये खींच रहे थे लोग, इधर सपोज करिए 4 लोग खींच रहे हैं, इधर 4 लोग खींच रहे हैं। अगर इधर से 4 लोग एकदम रस्सी छोड़ दें, ठीक है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में ज्यादा होगा? फोर्स ऑफ पुल फोर्स इस डायरेक्शन में ज्यादा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में 0 रहेगा, तो इस पूरी की पूरी रस्सी इधर खींच जाएगी। तो इट मींस दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्यों? क्योंकि यहाँ फोर्स बिल्कुल नहीं है, यहाँ 4 लोगों का फोर्स है, तो रस्सी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल क्या है? मैं एग्जांपल वही बता रहा हूँ जो आपको बैलेंस्ड फोर्स में बताए थे।
ये आप ब्रीफ केस लेके जा रहे हो, ठीक है, इसको अपने हाथ में टांग रखा है, जब तक हाथ में है तब तक ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे काम कर रही है, और जो एक्सर्टेड फोर्स है बाई ग्राउंड दोनों सेम है, रिजल्टेंट सेम है दोनों का, तो बैग ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। इस डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल है। अगर चलते चलते, अब देखिए हम इस पेन को ले जा रहे हैं, ये मेरे हाथ में है, टंगा हुआ है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और जो फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड है, यहाँ एटमॉस्फेयर है, वो सेम है, तभी हवा में। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड यहाँ जीरो हो जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करने लगता है। तो ये फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स के एग्जाम्पल है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स कैन move a stationary body and can stop a moving body, ठीक है। Unbalanced forces can move a stationary body and can stop a moving body। जैसे ये पेन आ रहा है एक यूनिफॉर्म मोशन से, इधर से एक फोर्स लगा, ये इसने इसको रोक दिया, तो अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्यों अनबैलेंस्ड है? क्योंकि ये वाला जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स के मुकाबले ज्यादा है, दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस फोर्स, और ये इस बॉडी को रोक देगा। ऐसे ही अगर कोई बॉडी स्टेशनरी मोशन में है तो इस पर अगर हम पीछे से फोर्स करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो मूवमेंट में आ जाएगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, दीज आर द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। चलो जो हम चैप्टर में हम आगे चलेंगे तो हम हमेशा जो फोर्स वर्ड बोलेंगे, इट मीन्स आप समझिएगा ये अनबैलेंस फोर्सेस की बात हो रही है, क्योंकि नेचर में बैलेंस फोर्सेस के कम एग्जांपल, अनबैलेंस फोर्सेस के ज्यादा हैं। तो जब भी हम फोर्स की बात करेंगे पढ़ाई में कभी भी, तो वो बात होगी अनबैलेंस फोर्सेस की। और अनबैलेंस फोर्स होना जरूरी भी क्यों है? अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो हमारी साइकिल हमेशा चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। हम एक बार पेडल मारेंगे, वो चलना स्टार्ट कर देगी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और कभी नहीं रुकेगी। इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या अनबैलेंस्ड फोर्सेस होना बहुत जरूरी है। और हम आगे जब भी चैप्टर में बात करेंगे फोर्सेस, मैं बोलूंगा फोर्स, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो बच्चों आज के चैप्टर में इतना ही था, बैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। अगले क्लास में पढ़ाएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो अगले क्लास के अब वेट करिए, तब तक इसको पढ़िए अच्छी तरह। मिलते हैं जल्दी हम गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।